Hello everyone, welcome to Step Up Academy. I am Dr. Ananya Dixit, your biology teacher. और आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं NCERT एक्सरसाइजेस सॉल्यूशन. कौन से चैप्टर की? अवर एनवायरनमेंट चैप्टर नंबर 13 है आपकी NCERT बुक में. और ये एक्सरसाइजेस कौन सी हैं? ये हैं जो चैप्टर की पीछे दी होती है, एंड ऑफ द चैप्टर में जो दी रहती है वो क्वेश्चंस के हम सॉल्यूशन देखने वाले हैं. तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स कंटेन ओनली बायोडिग्रेडेबल आइटम्स. इसमें से कौन सा ग्रुप है जिसमें सिर्फ बायोडिग्रेडेबल आइटम्स हैं? तो बायोडिग्रेडेबल आइटम्स क्या होते हैं? जो भी सब्सटेंसेस नेचुरली अकर हो रहे हैं, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म से जनरेट हो रहे हैं, उनको हम बायोडिग्रेडेबल बोलते हैं, क्योंकि इन पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म एक्ट करते हैं, इनको डिकम्पोज करते हैं, इनको डिग्रेड करते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं. ओके और इन्वायरमेंट को क्लीन करने का, क्लीन रखने का काम करते हैं. तो वो सब्सटेंसेस होते हैं बायोडिग्रेडेबल. और ऐसे सब्सटेंसेस जिस पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म एक्ट नहीं करते, जो पॉल्यूशन क्रिएट करते हैं, वो आते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस में. ओके तो फर्स्ट क्या हो गया? ग्रास, फ्लावर एंड लेदर. तो ये जो है ये बायोडिग्रेडेबल है क्योंकि ये नेचुरली अकर हो रहे हैं. लेदर जो है वो किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म से बना हुआ है. ग्रास, वुड एंड प्लास्टिक. तो प्लास्टिक जो है ये नॉन बायोडिग्रेडेबल है क्योंकि ये प्लास्टिक मैन मेड है, इस पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म एक्ट नहीं करते. ओके तो ये ऑप्शन तो गलत है. फ्रूट पील, पील्स, केक, लाइम जूस, ये भी जो है ये भी क्या है? ये भी बायोडिग्रेडेबल है. केक, वुड एंड ग्रास ये भी बायोडिग्रेडेबल है. ओके तो हमारा आंसर होना चाहिए ACD जो है इसका सही ऑप्शन है. अब आप बोलोगे लेदर कैसे? लेदर जो है वो किससे बनता है? लेदर एनिमल्स के स्किन से बनता है. ओके और ये भी बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस में ही आते हैं. तो हमारा आंसर क्या होना चाहिए? ADC लिखा है यहाँ पे, मैंने ACD बोला, बात एक ही है. D पहले लिख दिया, C बाद में आ गया, कोई बात नहीं. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूट ऑफ फूड चेन. इनमें से कौन सा एक प्रॉपर फूड चेन बनाता है? ग्रास, वीट एंड मैंगो. मैंगो कुछ खाएगा क्या? मैंगो फूड चेन में आएगा क्या? नहीं आएगा. ठीक है, ग्रास, गोट, ह्यूमन, तो ये फूड चेन मेरे को सही लग रहा है. गोट, काउ एंड एलिफेंट, ये नहीं होगा. काउ क्या गोट को खाएगी? तीनों ही तो क्या है? हर्बीवोर्स है. तो ये फूड चेन कहाँ बना रहा है? ग्रास, फिश एंड गोट, ये भी गलत है क्योंकि फिश जो है वो, गोट जो है वो फिश को नहीं खाएगी. गोट क्या होती हैं? हर्बीवोर्स होती हैं. वो प्रोड्यूसर्स को ही कंज्यूम करती हैं. प्लांट ईटर्स होते हैं ये लोग. ओके तो हमारा बी ऑप्शन जो है वो सही है. गोट जो है वो ग्रास को कंज्यूम करेगा और गोट को ह्यूमन कंज्यूम करेगी. तो ये क्या हो गया? हमारा फूड चेन. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एनवायरमेंट फ्रेंडली प्रैक्टिसेस. इनमें से कौन सा एनवायरमेंट फ्रेंडली प्रैक्टिस है? कैरिंग क्लोथ बैग टू पुट परचेसेस इन वाइल शॉपिंग. ओके ये भी एनवायरमेंट फ्रेंडली है. स्विचिंग ऑफ अननेसेसरी लाइट्स एंड फैंस, ये भी एनवायरमेंट फ्रेंडली है. वॉकिंग टू स्कूल इंस्टेड ऑफ गेटिंग योर मदर टू ड्रॉप यू ऑन हर स्कूटर, ये भी क्या है? एनवायरमेंट फ्रेंडली है. तो हमारा ऑप्शन जो है वो डी होना चाहिए, ऑल ऑफ द अबव. एक बार एक बच्चे ने मुझसे लाइव में पूछा था कि मैम स्कूटर पे जाना हमारा एनवायरमेंट फ्रेंडली कैसे हो सकता है? ये तो टाइम कंज्यूमिंग. अरे भाई स्कूटर जो है वो क्या कर रहा है? वो एयर पोल्यूशन कर रहा है, क्रिएट कर रहा है. अगर हम 2 कदम चल के चले जाएंगे तो एयर पोल्यूशन बचेगा ना. कितनी हार्मफुल गैसेस निकलती हैं, वो सब चीज़ें बच तो जाएंगी, है ना. तो इसका सही आंसर क्या है? ऑल ऑफ द अबव जो है करेक्ट आंसर है. ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट विल हैपन इफ वी किल ऑल द ऑर्गेनिज्म इन वन ट्रॉपिक लेवल. अगर हम हर एक ट्रॉपिक लेवल के सारे ऑर्गेनिजम्स को हम अगर ख़त्म कर देते हैं तो क्या होगा? इफ वी किल ऑल द ऑर्गेनिज्म इन वन ट्रॉपिक लेवल देन ट्रांसफर ऑफ एनर्जी एज वेल एज मैटर टू नेक्स्ट हायर लेवल विल स्टॉप. ओके सपोज हमने प्रोड्यूसर्स को ही ख़त्म कर दिया, तो भाई प्रोड्यूसर्स ही तो हैं जो एनर्जी बना रहे हैं. अगर हम उनको ख़त्म कर देंगे तो हमारे पास एनर्जी कहाँ से पहुँचेगी? राइट ठीक है, अब ये प्रोड्यूसर की बात हो गई. अगर हमने प्राइमरी कंज्यूमर्स को ही ख़त्म कर दिया, सारे प्राइमरी कंज्यूमर्स को ख़त्म कर दिया, तो जो नेक्स्ट लेवल है जो सिर्फ प्राइमरी कंज्यूमर्स को खाते हैं, जो कार्निवोर्स हैं, वो क्या करते हैं? वो सिर्फ किसको खाते हैं?
फ्लैश ईटर्स होते हैं वो, तो जानवरों को ही खाते हैं। हर्बीवोर्स को ही खाते हैं, और हर्बीवोर्स जो है वो प्रोड्यूसर्स खाते हैं, है ना। हर्बीवोर्स जो है वो किस पे फीड करते हैं? प्रोड्यूसर्स पे। हर्बीवोर्स नहीं रहेंगे तो कार्निवोर्स थोड़ी जाके प्लांट्स खाने लगेंगे, वो तो मर जाएंगे, है ना। तो वही बात हुई, it will lead to overpopulation of at one particular level causing amongst the individual। अब क्या होगा कि एक पर्टिकुलर लेवल पे ही क्या हो जाएगा? ओवर पॉपुलेशन हो जाएगा, है ना। बहुत सारे पॉपुलेशन जो है वो बढ़ जाएगी। अगर हमने कार्निवोर्स को ख़त्म कर दिया, हमने कार्निवोर्स को ख़त्म कर दिया तो क्या होगा? हर्बीवोर्स जो है वो बहुत सारे हो जाएंगे। हमने हर्बीवोर्स को ख़त्म कर दिया तो पेड़ ही पेड़ बहुत सारे हो जाएंगे। इसलिए फूड चेन जो है वो इम्पॉर्टेंट है। ओके, दिस वुड सीरियसली डिस्टर्ब द फूड चेन एंड कैन कॉज द कोलैप्स ऑफ एन इकोसिस्टम। ओके, अब इसके कारण क्या होगा? फूड चेन जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगी, और जिसके कारण हमारे इकोसिस्टम जो है वो कोलैप्स हो जाएगा, मतलब प्रॉपर फंक्शन नहीं करेगा। ओके, next question, will the impact of removing all the organism at tropic level will be different for different tropic level? Can the organism of one tropic level be removed without causing any damage to the ecosystem? अब हमें ये बताना है कि क्या होगा अगर हम हर ऑर्गेनिज्म जो है वो हर ट्रॉपिक लेवल पे अलग अलग होते हैं, अगर हमने उनको हटा दिया तो दूसरे ट्रॉपिक लेवल पे क्या असर होगा, हमें ये बताना है। ओके, दूसरे ट्रॉपिक लेवल के जो ऑर्गेनिज्म है उन पे क्या असर होगा वो हमें बताना है। कोई डैमेज होगा क्या इकोसिस्टम में? ऑब्वियसली होगा ही होगा, है ना। येस, द इम्पैक्ट ऑफ रिमूविंग ऑल द ऑर्गेनिज्म इन अ ट्रॉपिक लेवल विल बी डिफरेंट फॉर डिफरेंट ट्रॉपिक लेवल। ओके, तो क्वेश्चन क्या था मैं बता चुकी हूँ, बट इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन हो गया था। तो ये था क्वेश्चन कि अगर हम किसी ऑर्गेनिज्म इन अ ट्रॉपिक लेवल विल डिफरेंट फॉर डिफरेंट ट्रॉपिक लेवल। ठीक है, हर ट्रॉपिक लेवल के जो ऑर्गेनिजम्स होंगे वो अलग होते हैं। ठीक है, अगर हमने कोई भी एक पर्टिकुलर ट्रॉपिक लेवल के ऑर्गेनिज्म को हटा दिया तो उसका इम्पैक्ट भी अलग होगा, है ना। तो हर ट्रॉपिक लेवल के, अगर किसी भी एक ट्रॉपिक लेवल का हम ऑर्गेनिज्म को हटा देते तो हर एक ट्रॉपिक लेवल के जो इम्पैक्ट्स होंगे वो क्या होंगे? अलग होंगे, डिफरेंट होंगे दूसरे ट्रॉपिक लेवल से। इट विल नॉट बी पॉसिबल टू रिमूव एनी ऑर्गेनिज्म in any tropic level without causing damage to the ecosystem। okay? अगर हम ये पॉसिबल ही नहीं है कि अगर हम एक ट्रॉपिक लेवल से पूरे ऑर्गेनिज्म को हटा दें और हमारा इकोसिस्टम डैमेज ना हो तो, है ना, ये पॉसिबल ही नहीं है। अगर हमें ऐसा करना है तो इट मीन्स हम डायरेक्टली हमारे इकोसिस्टम को डैमेज कर रहे हैं। इतने सारे टाइगर प्रोजेक्ट्स वगैरह चलते हैं, क्यों चलते हैं? इसलिए तो चलते हैं ताकि उनकी जो वो है स्पीशीज़ है वो ख़त्म ना हो, एक्सटिंक्ट ना हो, फूड चेन मेंटेन्ड रहे, है ना। इकोसिस्टम नहीं तो ख़राब हो जाएगा हमारा। अगर टाइगर्स नहीं रहेंगे तो क्या होगा? इकोसिस्टम डिस्टर्ब हो जाएगा, जो हर्बीवोर्स हैं वो बहुत सारे हो जाएंगे, ओवर पॉपुलेटेड हो जाएंगे, है ना, पॉपुलेशन बढ़ जाएगी उनकी। क्वेश्चन 6, व्हाट इज बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन? विल द लेवल ऑफ दिस मैग्निफिकेशन बी डिफरेंट एट डिफरेंट लेवल ऑफ द इकोसिस्टम? अब हमें ये बताना है कि बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन क्या होता है। अब ये बोला है कि जो लेवल है मैग्निफिकेशन का वो हर लेवल पे अलग अलग लेवल पे अलग अलग होगा, ऑब्वियसली अलग अलग होगा, है ना। तो कैसे होगा? The accumulation of harmful chemicals in the body of living organism at different tropic level in a food chain is called biological magnification। Okay? अब क्या हो रहा है? हार्मफुल केमिकल्स का एक्यूमुलेशन हो रहा है ट्रॉपिक लेवल के, हर एक ट्रॉपिक लेवल के ऑर्गेनिज्म में। ओके, तो उनको हम क्या बोल रहे हैं? बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। जो प्रोड्यूसर्स होगा उसमें थोड़ा अलग जो सब्सटेंसेस का एक्यूमुलेशन है वो अलग होगा, जो उसके ऊपर लेवल है ट्रॉपिक लेवल 2 है उनमें अलग होगा, ट्रॉपिक लेवल 3 में अलग होगा। तो हर लेवल का जो एक्यूमुलेशन है वो अलग अलग होगा, है ना। Yes, the concentration of these harmful chemicals will be different at different tropic level। सॉरी, ओके। तो ये जो हार्मफुल केमिकल्स हैं वो जो एक्यूमुलेट हो रहे हैं वो हर ट्रॉपिक लेवल पे अलग अलग होंगे। It will be maximum at the large tropic level, which is mostly of the top carnivores, quaternary consumers। Okay?
तो ये बात क्या है, ये बात लिखी है कि जो मैक्सिमम जो केमिकल सब्सटेंसेस का एक्यूमुलेशन है वो हमें सबसे ज़्यादा कहाँ देखने को मिलेगा, जो टॉप लेवल के, हायर लेवल के जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, कार्निवोर्स होते हैं, जो क्वार्टिनरी कंज्यूमर्स होते हैं, ओके, उनमें हमें ज़्यादा देखने को मिलेगा। अब मैं इसको ऐसे समझा सकती हूँ, सिर्फ समझाने के लिए मैं बता रही हूँ। क्या हुआ कि प्लांट्स के अंदर थ्रू प्लांट्स ही ये जो केमिकल्स हैं वो फूड चेन में एंटर करते हैं। अब जो हर्बीवोर्स हैं वो एक ही प्लांट खा के तो नहीं रह जाएगा, वो रोज़ खाना खाएगा। रोज़ खाना खाने के बाद उसमें वो हर एक प्लांट को अगर खा रहा है तो उसमें हर प्लांट से उसको क्या मिल रहा है, केमिकल्स मिल रहे हैं, तो उसमें एक्यूमुलेट हो गए। अब जो कार्निवोर्स हैं वो एक ही बकरी खा के तो रह नहीं जाएगा, वो 2-4 बकरी खाएगा, तो 2-4 बकरियों में अगर वो केमिकल प्रेजेंट है तो क्या होगा, टाइगर में ज़्यादा हमें केमिकल्स देखने को मिलेंगे, क्योंकि ये जो केमिकल्स है ना ये हमारी बॉडी से निकलते नहीं हैं, ये एक्यूमुलेट होते जाते हैं। तो इस कारण से जो हायर लेवल के हैं उनमें हमें ज़्यादा देखने को मिलता है। ओके, What are the problems caused by the non-biodegradable waste that we generate? अब non-biodegradable waste से क्या प्रॉब्लम क्रिएट होती है वो हमें बताना है। तो भैया सबसे पहले तो पोल्यूशन ही होता है ना। नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट परसिस्ट इन द एनवायरनमेंट फॉर अ लॉन्ग टाइम एंड कॉज ग्रेटर harm to various members of the ecosystem by causing biological magnification. क्या कर रहा है ये जो है ये इन्वायरमेंट में बहुत लंबे टाइम तक रहता है, क्योंकि इसको ना डिग्रेड नहीं कर सकते और इसके कारण बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन जो है वो हमें देखने को मिलता है। अभी हमने बताया क्या, हार्मफुल केमिकल सब्सटेंसेस का एक्यूमुलेशन होना, उनको हम बोलते हैं बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। Non-biodegradable waste such as fertilizers, pesticides, weedicide, etc. changes the soil chemistry. ओके तो ये जो फर्टिलाइजर्स हैं, पेस्टिसाइड्स हैं, वेडिसाइड्स हैं, ये सॉइल की जो केमिस्ट्री होती है, ओके जो सॉइल का कंटेंट होता है, जो सॉइल की फर्टिलिटी होती है, जो सॉइल में हमें मिनरल्स मिलते हैं, ये पूरी सॉइल की ना सब चीज़ें बदल देती है। ओके सॉइल की जो कंटेंट है वो सब चेंज कर देती है। In turns affect the fertility of soil and subsequently reduces the crop yield. और इसके कारण क्या होता है, जो फर्टिलिटी है सॉइल की, जो सॉइल फर्टाइल है मतलब वो ज़्यादा से ज़्यादा क्रॉप्स को ग्रो कर सकते हैं, कल्टिवेट कर सकते हैं, तो फर्टिलिटी की सॉइल की कम होती जाती है, जिसके कारण हमें ज़्यादा क्रॉप्स नहीं मिल पाते हैं। ओके तो ये क्या रीज़न हुआ नॉन बायोडिग्रेडेबल का, जिसके कारण हमें प्रॉब्लम्स हो रही हैं। एक तो बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन हो गया, एक जो क्रॉप यील्ड है, क्रॉप ज़्यादा प्रोड्यूस नहीं हो पा रहे हैं, और तीसरा अगर पूछा जाए तो आप ये भी लिख सकते हैं पोल्यूशन। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ ऑल द वेस्ट वी जनरेट इज बायोडिग्रेडेबल विल दिस हैव नो इम्पैक्ट ऑन द एनवायरनमेंट? अगर हम सारा की सारा जो वेस्ट है वो पूरा की पूरा बायोडिग्रेडेबल है तो इसका कोई इम्पैक्ट नहीं होगा एनवायरनमेंट में, वो हमें बताना है। ठीक है, biodegradable waste will be recycled easily by the decomposers such as bacteria and fungi. It will have only this bad impact on our environment that many of the gas released during decomposition process may result into global warming. अब biodegradable waste जो है वो एनवायरनमेंट के लिए इतना हार्मफुल नहीं होता है, क्योंकि जो डीकम्पोजर्स होते हैं उसको ब्रेक डाउन कर देते हैं। बट इस प्रोसेस में, ब्रेक डाउन वाली प्रोसेस में जो गैस रिलीज हो रही है वो एयर पोल्यूशन करा सकती है, वो ग्लोबल वार्मिंग का कारण बन सकती है। ओके ये एक रीज़न हो गया। दूसरा रीज़न मैं ये बता रही हूँ कि अगर आप बहुत ज़्यादा बायोडिग्रेडेबल वेस्ट जनरेट कर रहे हो और उसको डंप कर रहे हो, आपने उसको छोड़ दिया कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म उस पर एक्ट करे, तो इससे बीमारी होने के चांसेस बढ़ सकते हैं। इसलिए क्योंकि उस पर क्या होंगे, फ्लाइज होंगे, है ना, एनिमल्स आएंगे उधर ही, क्योंकि उनको भी तो खाना चाहिए, फ्लाइज को भी खाना चाहिए। हमें पता है जो मक्खी होती है वो गंदी चीज़ों पे ही बैठती है, तो फ्लाइज आके हमारे फूड पे बैठेगी फिर, तो इसके कारण क्या होगा, बीमारियां बढ़ सकती हैं। ओके तो बायोडिग्रेडेबल का भी इम्पैक्ट है हमारी हेल्थ में, बट ये बेटर है नॉन बायोडिग्रेडेबल से, जो बहुत लंबे समय तक एनवायरनमेंट में परसिस्ट करता है। ओके क्वेश्चन 9, व्हाई इज डैमेज to the ozone layer
अ कॉज ऑफ कंसर्न, व्हाट स्टेप्स आर बीइंग टेकन टू लिमिट द डैमेज। अब जो ओजोन लेयर डैमेज हो रही है वो क्यों है कंसर्न का कॉज, हमें उसके बारे में क्यों सोचना चाहिए, क्यों ज़रूरी है उसके बारे में सोचना, और क्या स्टेप्स लिए गए हैं ताकि हम ओजोन लेयर को डैमेज होने से बचा सकें। अब ये तो हमें पता ही है कि तो ओजोन शील्ड्स द सरफेस ऑफ द अर्थ फ्रॉम अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन फ्रॉम द सन। जो ओजोन लेयर है वो हमारे सन से जो यूवी रेज निकल रही है उससे हमें बचा रही है, हमें प्रोटेक्ट कर रही है, क्योंकि अगर डायरेक्ट सन रेज पड़ेंगी तो बहुत सारे बीमारियां हो सकती हैं जैसे कि स्किन कैंसर। Okay, these radiation are highly damaging as they can cause cancer in both plants and animals, damages to eyes and immune system. अब ये कैंसर जो है प्लांट्स में भी हो सकता है, एनिमल्स में भी हो सकता है, आइज को हमारे खराब कर देती है, हमारे इम्यून सिस्टम को खराब कर देती है। इम्यून सिस्टम मतलब इम्यून सिस्टम जो हमारी बॉडी है बीमारियों से लड़ती है, वो इम्यून सिस्टम के कारण लड़ती है। ओके, तो अब स्टेप्स क्या लिए गए वो हम देख लें। They can also lead to variation in global rainfall. इसके कारण क्या होता है, रेनफॉल जो है उसमें चेंजेस आ सकते हैं। Ecological disturbance and dwindling of global food supplies. Due to this reasons, damage to the ozone layer is a major cause of concern. अब क्या हो सकता है, इकोलॉजिकल डिस्टर्बेंस आता है, जो हमारे इकोसिस्टम है उसमें डिस्टर्बेंस आ सकता है। ओके, जो फूड सप्लाईज हैं वो कम हो सकती हैं, और इसी कारण से ओजोन लेयर जो डैमेज हो रही है वो एक कंसर्न का कॉज है। ओके, अब क्या स्टेप्स लिए गए हैं, द डिक्रीज द यूज ऑफ सिंथेटिक केमिकल लाइक क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स विच आर यूज्ड एज रेफ्रिजरेटर्स एंड फायर एक्सटिंग्विशर। ओके, पहले CFCs यूज होते थे रेफ्रिजरेटर्स में और फायर एक्सटिंग्विशर में ताकि क्या हो सके, एज अ कूलेंट। ओके, अब फिर इसको बैन कर दिया गया कि अब आपको ऐसे रेफ्रिजरेटर्स बनाने ही नहीं जिसमें CFCs होते हैं। CFCs आगे क्या करता था ना, ओजोन से रिएक्ट करता था और ओजोन लेयर को डैमेज कर रहा था। इन 1987 द यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम UNEP सक्सीडेड इन रीचिंग एन एग्रीमेंट टू फ्रीज CFC प्रोडक्शन एट 1986। 1986 में ये प्रपोजल पास हुआ था और 1987 में इन्होंने सक्सेस पा ली थी कि अब भाई CFC का यूज़ नहीं होगा। फ्रीज मतलब बंद कर दिया, आप कोई यूज़ नहीं करेगा CFC का। ओके, तो ये स्टेप्स थे जो ओजोन लेयर को बचाने के लिए लिए गए थे। तो यहाँ पे जो है हमारे बैक जो क्वेश्चंस थे चैप्टर के लास्ट में जो क्वेश्चंस थे उनके सोल्यूशन हमने देख लिए हैं। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए आज ही स्टेप अप एकेडमी को सब्सक्राइब करिए, जहां पे आपको मिलता है KG से लेकर 12 तक के सारे सब्जेक्ट्स के सारे वीडियोस फ्री, साथ ही साथ मल्टीपल कॉम्पिटिटिव एग्जाम जैसे कि JEE, NEET, CUET की भी प्रिपरेशंस होती हैं। थैंक यू।